नमस्कार, मेरा नाम है विनीत। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शो में जिसका नाम है फिर ले आया दिल विद मी विनीत। और इस शो का मकसद ही यही था। जब मैंने इसको शुरू किया था तो मैंने यही सोचा था कि मैं आपसे कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात करवाऊंगा, रूबरू करवाऊंगा। वो लोग जिनकी जर्नी शायद कभी किसी को पता नहीं चलेगी। इनके टैलेंट लोग देखेंगे, इनकी प्रतिभा लोग जानेंगे, लेकिन इनकी जो जर्नी है, इनका जो सफर है, वो शायद कभी कोई नहीं जान पाएगा। हम देखते हैं हमेशा बहुत बड़ा टैलेंट होता है जो स्टेज पर जाता है, परफॉर्म करता है, इतने सारे लोगों को एंटरटेन करता है, दूसरी दुनिया में ले जाता है, एक अलग जोन में ले जाता है। लेकिन उस टैलेंट के पीछे कितनी तपस्या होती है, कितने लोग होते हैं, किसका कंट्रीब्यूशन होता है, वो इंसान खुद किस रास्ते से गुजरा होता है, क्या क्या पड़ाव उसने जिंदगी में पार किए होते हैं, शायद ये हम कभी नहीं जान पाएंगे। और इसीलिए फिर ले आया दिल विद मी विनीत, विद द होल एंड सोल पर्पस ऑफ knowing the journey of some special people. And right now I'm in Mysore, a place which is very very close to my heart. Why so? Because I've been visiting this place probably almost 35-40 years now. लेकिन यहीं मेरे साथ एक ऐसे इंसान हैं जो आप ऑलरेडी फ्रेम में देख रहे हैं। इनका नाम है रविशंकर मिश्रा। और ये क्यों मेरे साथ आज हैं, ये आपको धीरे धीरे शो देखते देखते पता चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम रविशंकर मिश्रा। रवि भैया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर ले आया दिल में। मैं यहाँ आपकी नगरी में हूँ, मैसूर में हूँ। और ये एक ऐसी जगह है, एक बार जो मैसूर आता है उसको मैसूर का चस्का लग जाता है और वो बार बार आना चाहता है। इससे पहले मैं आपके बारे में बताऊं, हम मैसूर के बारे में बात करते हैं, जो जगह आपके दिल के इतने करीब है। आपका पूरा बचपन, पूरी जवानी और अभी तक की पूरी जिंदगी मैसूर में गुजरी है। तो आप मैसूर के वासी हैं। ये बताइए कि मैसूर में अगर आपको कोई आपसे पूछे कि हम क्यों आए मैसूर, या मुझे क्यों आना चाहिए मैसूर, व्हाई शुड वन विजिट मैसूर, तो आप क्या कहेंगे? मैसूर आने का सबसे बड़ा कारण होता है यहाँ के पेड़ पौधे इतने सुंदर हैं, एक जंगल का माहौल मिलता है आपको, ग्रीनरी तो भरपूर है। ग्रीनरी भरपूर है। और जब मैं समझो 4 साल का बच्चा था जी, तो आई वॉज बॉर्न इन कैलकाटा। कैलकाटा से हम लोग आए बेंगलोर, और बेंगलोर से फिर माई पेरेंट्स केम वंस टू मैसूर टू विजिट एंड एवरीथिंग। और जब आते ही यहाँ मम्मी पापा ने बोला कि दिस इज़ द आइडियल प्लेस फॉर किड्स एजुकेशन, तो इमीडिएटली हम लोगों को एक नर्सरी स्कूल में भर्ती कर दिया, गुड शेफर्ड कॉन्वेंट में, और बोले बच्चे लोगों का पढ़ाई लिखाई यहीं होगा। एंड इट वॉज अ वेरी क्वाइट एंड वेरी ब्यूटीफुल स्मॉल टाउन, यू नो, सो दैट वॉज द स्टोरी ऑफ मैसूर। वंडरफुल। तो ये तो रवि भैया का रिश्ता मैसूर के साथ था। लेकिन 4 साल का बच्चा तो मैसूर आया था और जिसने अपनी जिंदगी शुरू की, पढ़ाई लिखाई शुरू की, वहां से आज हम जिनसे बात कर रहे हैं वो एक वन ऑफ द बेस्ट डिसाइपल्स ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, रविशंकर मिश्रा। फ्लूट बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, कितने साल से बजा रहे हैं, क्यों बजा रहे हैं और आगे क्या सोचा है, ये सब कुछ हम जानेंगे। शुरुआत करते हैं रवि भैया, बांसुरी के साथ आपका रिश्ता, क्योंकि शायद स्कूल के बारे में, आपकी जिंदगी के बारे में, जर्नी में हम आगे जैसे जैसे बात करेंगे तो पता चलते रहेगा, लेकिन बांसुरी का रिश्ता आपका कब जुड़ा? 4 साल की उम्र में आपका रिश्ता मैसूर से जुड़ा। 4 साल का रिश्ता शुरू हुआ, फिर बांसुरी से आपका रिश्ता कैसे जुड़ा? पिताजी बांसुरी बजाते थे। अच्छा। तो पिताजी का बांसुरी, बचपन से ही हम लोग ने बांसुरी का आवाज और साउंड में ग्रू अप विद द साउंड ऑफ द बांसुरी। राइट। और फिर पिताजी वाज वेरी फाउंड ऑफ एलपी रिकॉर्ड्स। ओके। तो बचपन में तो हम लोगों को कुछ पता नहीं था, तो पूरा रात एलपी रिकॉर्ड चलता था और काफ़ी श्रोता लोग, उनके मित्र लोग, पिताजी के सब लोग आके घर में रात को बैठते थे और 2-2 बजे तक यही राग रागिनी, विलायत हुसैन और फिर बड़े बड़े रविशंकर, पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, इनका सब एलपी सुनता था। तो यही सब राग रागिनी सुन के हम लोग धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। और फिर बचपन में हम लोगों को पिताजी क्या करते थे, 2 चीज़ सिखाए थे। अच्छा। एक तो संडे लाइब्रेरी भेजना। अच्छा। और फिर लाइब्रेरी खत्म होते ही फुटबॉल जाके खेलना, और फिर वापस घर में आके सरगम को रियाज करना, सब बच्चे लोगों को। अच्छा। मैं और 3 बहनों के साथ सब लोग सारेगामा पाधानीसा हारमोनियम में सीखना, ये अनिवार्य कंपलसरी था। पढ़ाई करो, आउटडोर स्पोर्ट खेलो, और घर आके संगीत का रियाज करो, हारमोनियम करो। ओके। हारमोनियम में हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा था ये क्या कर रहे हैं, क्या गवा रहे हैं सब में। नहीं बोले नहीं गाओ, मेरे साथ तुम लोग गाओ बोल के हम लोगों को सारेगामा पाधानीसा सरगम का ट्रेनिंग दिया जाता था। तो उस टाइम पे इंटरेस्ट लेवल कैसा था कि अभी तो फुटबॉल खेल के आया हूँ, लाइब्रेरी से आया हूँ, घर बैठ के बस पिताजी जो बोलते थे वो सुनना था, देयर वाज नो चॉइस। ओबीडियंस। 4 घंटा लाइब्रेरी में बैठ जाओ तो 4 घंटा लाइब्रेरी में बैठ जाना है। हाँ, फुटबॉल खेल के आना है तो फुटबॉल खेलो जाके, सरगम करना है तो सरगम करना है।
तो वो शायद मन में रह गया। तो कभी डिफाई करने का मन नहीं होता था कि ये क्या रूटीन है लाइब्रेरी? नहीं, उसके बाद क्या हुआ, बचपन में हम लोगों को बड़े बड़े कलाकार लोग मैसूर पैलेस में दरबार फेस्टिवल दशहरा के समय में होता था। तो उस समय में हमें पता नहीं चलता था कि बड़े बड़े कला हस्ती लोग कौन है, क्या है। तो फर्स्ट गाना बजाना में जाके हम लोगों को सामने बिठा देते थे। तो हम लोग बस उसको सुन रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्या रागिनी राग रागिनी बज रहा है। और कुछ हम लोगों को ऐसा हादसा याद है कि हम लोगों को फुटबॉल मैच दिखाने के लिए पापा बैंगलोर लेके जाते थे। और फुटबॉल मैच के बाद हम लोगों को दूसरे दिन या 1-2 दिन हम लोग बैंगलोर में 4-5 दिन रहते थे। अच्छा। तो वहाँ भी क्लासिकल का बहुत अच्छा माहौल था उस समय। तो वहाँ भी लाके जाके हम लोगों को बिठा देते थे। तो उस समय थोड़ा सा हम लोगों को, क्योंकि इट यूज्ड टू बी लेट नाइट कॉन्सर्ट्स एंड एवरीथिंग, तो हम लोगों को थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाता था। क्या हो रहा है, ये क्या तान बज रहा है, ये क्या हो रहा है, वो एकदम समझ में नहीं आता था। तो फिर घर में तो बांसुरी वगैरह सब पड़ा रहता था। तो धीरे धीरे मैं भी 10 साल का, 12 साल 11 साल का था, तो थोड़ा सा बांसुरी लेके थोड़ा सरगम बजाना। तो वो आपने अपने आप लिया या जिस तरह से पिताजी ने कहा था कि सरगम रियाज करना है तो बांसुरी अपने आप लिया? वो अपने आप मैंने उठाया और फिर धीरे धीरे सारेगामा बजाता था, सब करता था। और उसके बाद सबसे बड़ा क्या हो गया इंस्पिरेशन, वो हीरो का पिक्चर आया था। अच्छा। तो हीरो का पिक्चर जब आया, उसमें बांसुरी की धुन था। तो पिताजी को मैं बोलता था आप सब बजाते हो लेकिन ये बजा के दिखाओ। फिर पापा वो बजा के दिखाया। अच्छा। तो बोला मुझे भी ऐसे ही बजाना है। ओके। तो धीरे धीरे वो भी मैंने सुना, और पहली बार शायद वही पहली बांसुरी में मैंने धुन सुना। तो बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस था आपके बांसुरी पकड़ने में? वही वो धुन था, वो बहुत इंस्पायर किया मुझे। फिर धीरे धीरे थोड़ा बहुत सरगम बजाता था और फिर थोड़ा पढ़ाई चलता था साइमल्टेनियसली वगैरह। तो पता नहीं, मैंने बस 14 या 15 साल का था, सडनली पता नहीं मैंने एक प्रोग्राम सुना हरिप्रसाद चौरसिया जी का। जगमोहन पैलेस में आए थे हरिप्रसाद चौरसिया। अच्छा। तो उनका एक प्रोग्राम सुना मैंने। तो वो एक कोने में बैठ के, बहुत बड़े मैसूर में अरविंदा परिमला वर्ष से उस शादी में बजाने के लिए आए थे पंडित जी। अच्छा। वो प्रोग्राम सुनने के बाद मुझे लगा कि जीवन में यही क्या करना है, साधना यही करना है। हरिप्रसाद चौरसिया जी को देखने के बाद बस आपने ये दृढ़ संकल्प ले लिया कि जिंदगी में जो करूं लेकिन ये तो करना है। तो फिर मैं 10वीं क्लास के बाद अपना प्री यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। मैं यहाँ थोड़ा सा आपको रोकूंगा। वो जो कॉन्सर्ट हुआ जिसने आपको इतना इन्फ्लुएंस किया एंड यू डिसाइडेड दैट दिस इज गोइंग टू बी माय लाइफ, वहाँ आपको हरिप्रसाद चौरसिया जी से मिलने का मौका मिला? उनसे मिला, फोटो खिंचवाए, हम लोग ने ऑटोग्राफ लिया उनका। लेकिन वो कॉन्सर्ट मेरे जहन में रह गया कि इतना सुंदर बजता है, इतना तबला के साथ इतना अच्छा लगा मुझे कि पूरा रात मैंने सोया नहीं। इस जर्नी में आगे बढ़ने से पहले मैं जानना चाहूंगा, आज कमिंग बैक टू टुडे, कितने साल का रिश्ता आपका और बांसुरी का हो गया है? अगर आपने 10-11 साल से स्टार्ट किया हो? नहीं, 11 साल नहीं, 14 साल का उमर समझो सीरियसली स्टार्ट किया। सीरियसली आपने 15 साल के स्टार्ट से, almost 36 years। इस 36 years की जर्नी में जब आपने सीरियसली बांसुरी पकड़ा 14-15 साल की उम्र में, तो वो जो टाइम था वो तो बिल्कुल पढ़ाई के लिए मोस्ट डेंजरस टाइम पीरियड होता है कि आपको बोर्ड एग्जाम्स देने हैं, फिर हायर सेकेंडरी पढ़ना है। तो बांसुरी आप पकड़ चुके थे, पढ़ाई की तरफ क्या रुझान था? नहीं, मैं जब ये डिसीजन लिया मैं, और 11th ग्रेड के बाद मेरा एक ही इच्छा था कि कैसा भी करके 12th ग्रेड पास हो जाए और फिर एक कोई डिग्री कोर्स में भर्ती हो जाए। इसलिए भर्ती हो जाए ताकि मुझे थोड़ा सा फ्रीडम मिल जाए, जाके छोटा सा कुछ नौकरी ले सकता हूँ कहीं भी, या आई कैन हैव सम सपोर्ट म्यूजिक के लिए। क्योंकि पिताजी बार बार डराते थे कि ये प्रोफेशन इज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्रोफेशन, ये जो बांसुरी लेना है। पिताजी भी खुद ही वॉज वेरी पैशनेट अबाउट फ्लूट एंड एवरीथिंग, लेकिन पिताजी बोलते थे कि इसको प्रोफेशन लेना और ये बहुत मुश्किल काम है। तो आर्टिस्ट की जिंदगी बहुत खतरे से भरी नहीं, बहुत खतरे वाली होती है। तो वो ये सावधान रहना बेटा, इसीलिए कुछ काम वगैरह ऐसा। तो हम लोग का पेन का कारोबार भी था। तो मेरा एक इच्छा था कि पेन का कारोबार करूं या फिर थोड़ा सा, फिर सब लोगों का कहना था तो डिग्री खत्म कर ले, देन यू कैन मेक व्हाटएवर डिसीजंस यू वांट एंड एवरीथिंग। तो फिर मैं अपने कॉलेज में कभी भी बैग में एक बांसुरी रखता था। अच्छा। तो आई वाज सो डिटरमिन्ड कि मैं क्लास खत्म होते ही मैं एकदम सामने एक छोटा सा पार्क था, वहाँ जाके अलंकार बैठ के प्रैक्टिस करता था वगैरह। अच्छा। और फिर वहाँ से मैं अपना दुकान जाता था, तो दुकान के बाहर भी खड़ के मैं अपना बांसुरी बजाता था। तो फिर सडनली क्या हो गया, देयर वाज अ बिग चेंज इन माय लाइफ। बहुत से दोस्त लोग वहाँ चलो, यहाँ चलो, सिनेमा चलो।
तो आई वॉज वेरी रिलेक्टेंट टू गो। आई सेड नहीं, मुझे प्रैक्टिस करना है। अच्छा। तो बोलते थे क्या हो गया रवि मिश्रा जी को आजकल कहीं बाहर नहीं आते, किसी से मिलते नहीं, ही सो एनग्रास्ड इन म्यूजिक एंड ओनली अटेंडिंग क्लास। आपका मन नहीं होता था मूवी देख कर आऊं? नहीं, एकदम नहीं। वो फिर उसके बाद नहीं, एकदम कम हो गया। अच्छा, तो ये तो आप बिल्कुल सीरियस तरीके से ये सब हुआ। और इसके बाद एक और टर्निंग पॉइंट क्या हुआ, पिताजी के साथ थोड़ा बांसुरी में सीखता था, राग और रागिनियों के बारे में चर्चा होता था, रात रात से हम लोग बैठते थे। तो 1993 में क्या हुआ, मैं एक बार पिताजी के साथ बैठा था, तो तुरंत रेडियो में मैं एक बांसुरी का प्रोग्राम सुन रहा था। तो प्रोग्राम के बाद तुरंत अनाउंसमेंट आया कि पंडित नित्यानंद जी का आपने बांसुरी वादन सुना है, राग बागेश्वरी। तो वो मुझे इतना मतलब मेरे अंदर चले गया और इतना सुंदर लगा बजाने के लिए। तो मैं पिताजी से पूछा, ये नित्यानंद हल्दीपुर जी कौन है? अच्छा। तो बोले ही इज़ अ डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ पन्नालाल घोष, और उनके बारे में कुछ उन्होंने बोला वगैरह, और फिर देवेंद्र मुंडेश्वर जी के बारे में बताया। और मैंने पन्नालाल घोष का बहुत रिकॉर्डिंग बचपन से सुना था। और जब मुझे पता चला कि नित्यानंद जी इज़ कनेक्टेड टू दिस घराना पन्नालाल घोष, तो तुरंत मैंने उनके बारे में सोचने लगा। और मुझे दिमाग में लगा कि कहाँ रहते हैं बोल के पिताजी से मैंने पूछा, तो बोले बॉम्बे में रहते हैं। तो मेरे दिमाग में आ गया कि मुझे भी बॉम्बे जाना है। तो 94 में तो मेरा डिग्री ख़त्म हो रहा था। उसके बाद आई टुक अ स्मॉल जॉब इन अ न्यूज़पेपर एज अ जर्नलिस्ट। स्टार ऑफ मैसूर बोल के एक न्यूज़पेपर है मैसूर में। तो मेरा एक ही इंटेंशन था कि अगर मैं इफ़ आई डू वेल इन दिस जर्नलिज्म फील्ड, आई कैन रन अवे टू बॉम्बे सो दैट आई कैन गो एंड meet Nityanand ji Haldipur, and also I can take a media job also and everything. And this media job will sustain me and I can learn flute from him and all that. फिर थोड़ा दिन मैंने नौकरी वगैरह सब किया, लेकिन फिर मैंने देखा कि आई हैव टू डिवोट अ लॉट ऑफ टाइम टू मीडिया एंड जर्नलिज्म के लिए बहुत समय जा रहा था। तो फिर मैंने पता नहीं आई क्विट दैट जॉब इन स्टार ऑफ मैसूर। और फिर मैंने एक चिट्ठी लिखा गुरु जी को, तो उसका जवाब भी मिला कि आप अक्टूबर में आओ बॉम्बे। आप जॉब छोड़ चुके थे? जॉब छोड़ चुके थे। और फिर जब मैं नित्यानंद जी के पास गया, वहाँ से मेरा एक नया शुरुआत, दैट इज़ इन 94। वहाँ से गुरुजी ने मुझे एकदम प्रोत्साहन करके किस दिशा में जाना है, कहाँ से सीखना है, क्या करना है, गुरुजी से कैसा सीखना है, और फिर बांसुरी के बारे में जानकारी वगैरह, वहाँ से एक नया मोड़। ये जर्नी धीरे धीरे और सीरियस होती चली गई। आपने जॉब भी छोड़ दिया, जॉब छोड़ के आप चले गए मुंबई जाके आपने पूरी तरह से सीरियसली इसको फॉलो करने का पूरा प्रयास किया। पन्नालाल घोष जी से आप ऑलरेडी परिचित थे, लेकिन परिचित थे वहाँ। उसके बाद रेडियो में जब आपने नित्यानंद जी को सुना, तब आपने सोचा कि इन्हें मुझे, क्या आप तब समझ चुके थे कि इनको ही गुरु बनाना है? बस ये छोड़ के और कुछ नहीं, गुरु जी मेरे मतलब। तो ये अचानक गुरु बना लिया, कोई डिवाइन इंटरवेंशन नहीं लग रहा है ये? आपने रेडियो में सुना और हो सकता है ये लिखा होगा कि नित्यानंद जी को ही आपका गुरु बनना है। उसके बाद मैं एक उनका रेडियो सुनने के बाद मैं रामकृष्ण आश्रम गया। अच्छा। हमारे एक तबला वादक थे मैसूर में, सदाशिव स्वामी, वो रामकृष्ण आश्रम लेके गए मुझे। और वहाँ जब रामकृष्ण आश्रम गया और स्वामी जी के सामने प्रज्ञात्मानंद स्वामी जी जो अभी ब्राज़ील में रहते हैं, वो स्वामी जी, ही इज इन द ब्राज़ील आश्रम। तो स्वामी जी इमीडिएटली बोले, अरे आई नो नित्यानंद जी वेरी वेल। और नित्यानंद जी का नया एक कैसेट निकला था जिसमें बागेश्वरी और बिहार गुरु जी ने बजाया था। तो स्वामी जी वॉज काइंड एनफ टू गिव मी दैट कैसेट। और वो मैं कैसेट पे इतना सुंदर प्रभावित हो गया म्यूज़िक से, बार बार हाथ में पकड़ के गुरुजी का वो फोटो बार बार देखते रहा जब तक उनसे मिला मैं। आई वांटेड टू सी गुरुजी एंड मीट हिम। एक एक करके डॉट्स अपने आप जुड़ते चले जा रहे थे। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगा एक बार। पढ़ाई में आपने, पिताजी ने जो भी कहा आपने फॉलो किया, लाइब्रेरी जाना, फुटबॉल खेलना और घर में आके सरगम प्रैक्टिस करना। सीरियसली आपने डिसाइड कर लिया था कि मुझे इसी तरफ जाना है, बाकी जो है चलता रहेगा। एज अ चाइल्ड, बचपना आपका जो था, जहाँ तक मेरे पास जानकारी है, कि आप इतने सीधे साधे बच्चे तो थे नहीं। पतंग उड़ाना आपको बहुत पसंद था? पतंग उड़ाना बहुत पसंद था, यस। पतंग के लिए आप यहाँ से लेके कलकत्ता तक, यस, काफी हुड़दंग मचाई है आपने। यस यस यस। तो कुछ ऐसे मेमोरीज आपको याद है कलकत्ता के? हर छुट्टी में, समर्स हॉलीडेज में हम लोग यहाँ से, हम लोग मैसूर से जाते थे बेंगलोर, बेंगलोर से फिर मद्रास, और फिर मद्रास से एक ट्रेन था कोरोमंडल एक्सप्रेस, वो पकड़ के हम जाते थे। चाचा के तरफ, पिताजी की तरफ, देश टू हेट पतंग। अच्छा। बोलते थे आंख खराब हो जाएगा, धूप में आंख देखते हो। पता नहीं मेरा क्या सिलसिला था, वो धागा, मंजा और फिर पतंग, एक नशा था। और उस नशे को अगर मुझे कोई मतलब सपोर्ट करता था तो हमारे मामा लोग। देश टू बॉय में जाते ही मुझे मतलब 50 गुड्डी चाहिए, 100 गुड्डी चाहिए।
लटारी चाहिए, धागा चाहिए, ये सब दिला देते थे और बोलते थे 2-2.5 महीना तो खूब पतंग उड़ाओ। तो मेरा धागा से क्या नाता था पता नहीं। पहले तो पतंग का धागा से मेरा सिलसिला था और अब बांसुरी का धागे से रिश्ता जुड़ा हुआ है। इस बांसुरी को बांधना करना, धागे का कलर चूज करना, तो वो सिलसिला जारी रहा। और एक बात क्या है, देखिए इस बांसुरी को सब आसाम से बांस आता है और उस पतंग को बनाने के लिए भी आसाम से ही हाँ सब वही जो जहाँ ये लोग पतंग लेने के लिए जाते हैं, मतलब बांस पतंग बनाने के लिए, वही बात से मैं अपना बांसुरी का सिलसिला में। नियति में, किस्मत में कितना विश्वास करते हैं? यही किस्मत सब तो यही था। जो दिन बांसुरी देख लिया मैंने, तो वो छोटे छोटे हाथ जो कभी पतंग उड़ाया करते थे, पतंग के धागों से उंगलियां कट जाती थी, लेकिन फिर भी हम उड़ाते रहते थे, धूप में, गर्मी में, जल के, तप के, पतंग उड़ा रहे हैं तो उड़ा रहे हैं, अलग दुनिया में चले जाते थे। मैं खुद भी बहुत ज्यादा मार खा चुका हूँ। देखिए 2 सिग्निफिकेंस है पतंग उड़ाने का। पतंग उड़ाने का सिग्निफिकेंस ये है कि इट गिव्स यू फ्रीडम, इट इज फ्रीडम। ऐसा लगता है कि हम उड़ रहे हैं। यस। और सेम थिंग व्हेन यू प्ले द फ्लूट आल्सो, इसमें भी एक उंगलियों का फ्रीडम है, हवाओं में हम अपने स्वरों का फ्रीडम है, अपना एक खो जाते हैं हम लोग। आपने इन्फ्लुएंस होके हीरो का वो जो थीम म्यूजिक था, उससे आपने इन्फ्लुएंस होके बांसुरी बजाने का फैसला किया। उसके बाद आपने कहा कि आपने पिताजी से कहा कि आपको वो सिखाएं, तो क्या वो सीख पाए आप? जी, पिताजी से तो कभी भी सीखते थे। पिताजी कभी भी ज्ञान का बात, रागिनियों के बारे में ज्ञान देना, और कभी भी पिताजी बोलते थे, ही वॉज ऑल्सो वेरी ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय पन्नालाल घोष, क्योंकि वही घराना फॉलो करते हैं वो वगैरह सब। तो समवेयर इन 1970 ही वेंट टू बॉम्बे। उस समय पन्ना बाबू हैड पास्ट अवे, तो उनके वाइफ पारुल घोष जो हैं उनके पास गए थे पिताजी। तो उन्होंने उनको कैसा मतलब पकड़ना बांसुरी को फिर ठीक तरीका से, और फिर हरिपाद चौधरी बोल के थे, उनसे भी पिताजी ने सीखा बांसुरी। तो वो सब मुझे पिताजी बताते हैं। ये लेगेसी आपको यस मिली और मुझे पन्नालाल घोष का स्टाइल ही को फॉलो करना था। उनका जो बांसुरी में जो एक तड़प है और एक जो देयर इज अ वेरी मिस्टिकल क्वालिटी इन दिस फ्लूट, वो सुनने के बाद मुझे बस द नियरेस्ट रिलेटेड टू दैट वाज माय गुरुजी। जब हम बात कर रहे हैं तो पीछे बुलेट की आवाज आ रही है, इस बुलेट पे भी मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप वो हीरो का थीम हमारे सारे व्यूअर्स के लिए अगर बजा दें तो, क्योंकि जहां से शुरुआत हुई थी तो हमारे शो पे भी धुन पे वहीं से शुरुआत हुई। क्या बात। तो ये बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस था, फिर आप इंडियन क्लासिकल की तरफ गए। बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस थोड़ा बहुत पिताजी को ज़्यादा था। पुराने गाने वगैरह पिताजी बहुत अच्छा बजाते थे। हाँ, तो मेरा पहला गाना जो था जाने कहाँ गए वो दिन, वो पिताजी से मैंने सीखा, शिवरंजनी राग में। अच्छा। तो वो एक बहुत अच्छा एक वो गाना में मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बांसुरी रखिए मत, हाथ में ही रखिए। वो जो गाना आपको पसंद है वो भी सुनना चाहेंगे।
क्या बात। पतंग का रिश्ता वहां से निकला, फिर बांसुरी से जुड़ गए आप, लेकिन इसके साथ साथ बुलेट का भी शौक था आपको? बाइक का शौक तो कॉलेज में था, बुलेट तो अभी है मेरे पास। कितने साल पुरानी बाइक है ये? बुलेट इज अराउंड 25 साल पुराना बुलेट है। 25 साल पुरानी बाइक है। और कहाँ कहाँ कवर कर चुके हैं आप इससे? नहीं, कवर तो बस मैसूर के आसपास ही डिस्ट्रिक्ट में वगैरह थोड़ा घूमते हैं। ओके। अभी थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस का अभी प्लान आगे है, लेकिन मैसूर में आसपास में काफ़ी सुंदर सुंदर जगह है, तो वहीं हम लोग थोड़ा सा अपना बाइक लेके। कॉलेज के टाइम में हम लोगों को भूत था यामाहा RX100 जी। यस, तो मैसूर से चामुंडी हिल बहुत हाई पिकअप वाली बाइक थी यामाहा RX100। उसमें बहुत मजा किया हम लोगों ने, व्हीली वगैरह सब करते थे हम। 2 स्ट्रोक बाइक आवाज बहुत ज्यादा करती थी, जैसे बुलेट आवाज करती है लेकिन धीरे धीरे आराम से जाती है, लेकिन वो जितनी आवाज करती है उससे डबल स्पीड से जाती है। हमारे कुछ मित्र लोग जो थे तो बहुत एकदम जूम करते थे हम लोग, तो वो बाइक लेके हम लोग बस निकल जाते थे। तो यामाहा RX का हम लोग ने खूब चलाया वगैरह सब। उसके बाद कुछ साल हम लोग ने मैं चलाया, फिर पता चला कि थोड़ा इट्स डेंजरस टू राइड इट विद दैट स्पीड। फिर उसके बाद अपना डिग्री आते आते उसको बेच दिया। ये जो गाना आपने प्ले किया, जाने कहाँ गए वो दिन, तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि जाने कहाँ गए वो दिन, अगर आपको अपने बचपन से या जवानी से कुछ ऐसी बातें हैं जो याद करना है, जो आप फिर से करना चाहेंगे, सर्टेन थिंग्स लाइक यामाहा RX100, बुलेट, पतंग, स्विमिंग, तो ऐसी इन चीजों में से वो कौन सी चीज है जो आप फिर से, अगर आपको मौका मिले और आपको समय दे दिया जाए कि हाँ भाई आपको हफ्ते में 2 दिन 2 घंटे मिलेंगे, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा? पतंग उड़ाएंगे। पतंग अभी भी उड़ाना बहुत पसंद है। तो हफ्ते में 2 दिन आपको कम से कम 2 घंटे पतंग उड़ाने के लिए छोड़ देना चाहिए। मजा है उसमें, अच्छा आनंद आएगा। यस, उसमें आगे की जिंदगी में मैं जानना चाहूंगा कि ये जो जर्नी आपकी रही 35-36 years, योर जर्नी विद फ्लूट, अच्छा तो हर कोई देखता है, अब आपको लोग देखते हैं as one of the finest components of Indian classical music, as one of the finest flute players in India, लेकिन इसके पीछे जो रविशंकर मिश्रा है, 35 साल में क्या क्या झेलना पड़ा, क्योंकि एक आर्टिस्ट बिना झेले आर्टिस्ट बन नहीं सकता। जैसे आपने कहा कि पन्ना लाल घोष जी जब वो बजाते थे या उनके सुर में आपको एक तड़प महसूस होती थी, और शायद उस तड़प ने ही आपको इन्फ्लुएंस किया होगा कि मुझे बजाना है तो ऐसा बजाना है, सुनना है तो ऐसा सुनना है। तो आपके जर्नी में हिकअप्स मुझे बताइए, हर्डल्स मुझे बताइए, कहाँ कहाँ आपको लगा कि अब बांसुरी छूटी, अब इसका रिश्ता टूटा मुझसे? रिश्ता टूटने का कभी ऐसा बात नहीं हुआ, लेकिन यस कभी कभी क्या बोलते हैं उसको, बॉम्बे मुझे बहुत फ्रिक्वेंटली जाना पड़ता है, जो मैं और जाना चाहता हूँ वगैरह सब। तो जो भी मेरा रिसोर्स था मैसूर में रह के, कभी कभी क्या होता है बॉम्बे में जो है एक्सेसिबिलिटी टू कॉन्सर्ट्स और सीखने का जो मौका है, गुरुजी बॉम्बे में रहते हैं, तो मेरा क्या होता था जब मैं बांसुरी मतलब मैंने स्टार्टेड प्लेइंग सीरियसली इन एवरीथिंग, द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी इज टू आई यूज्ड टू ऑलवेज ट्रैवल टू बैंगलोर। बैंगलोर में बहुत म्यूज़िक फेस्टिवल्स वगैरह चलते हैं, तो बार बार कभी भी म्यूज़िकल फेस्टिवल है तो एवरी once in 2 weeks, once in 3 weeks, जहाँ भी मतलब म्यूज़िक फेस्टिवल होता है तो एकदम यहाँ से भागते हुए जाता हूँ मैं। ओके, अभी भी जाते हैं? अभी भी जाते हैं, अभी तक मैं जाता हूँ बैंगलोर। तो बैंगलोर का कनेक्शन यूज्ड टू बी वेरी डीप बिकॉज आई यूज्ड टू गेट द चांस to listen to a lot of stalwart musicians there. They used to come and all that. That was one very nice thing. And मैसूर में एक और क्या होता है, दशहरा फेस्टिवल होता है जी। उस दशहरा फेस्टिवल में you have all the great musicians coming and performing and all that for the next 10 to 15 days, you know. तो वो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था। 35 साल में because of this दशहरा festivities I could get the opportunity to listen to all the stalwarts of Indian classical music. और फिर गणपति सच्चिदानंद आश्रम जो स्वामी जी का आश्रम है, वो एक प्लेटफॉर्म था जहाँ मैं जाके सब म्यूजिशियंस लोगों को मिल सकता था। और लॉट ऑफ अभी भी पूरे स्टालवर्ट्स ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सब स्वामी जी के आश्रम में परफॉर्म करने आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मौका था मैसूर में। और फिर देन कंबाइंड विद बैंगलोर, और फिर बीच बीच में कलकत्ता जाना, कलकत्ता में भी जाके सब बड़े बड़े म्यूजिशियंस लोगों को सुनना, अच्छे अच्छे तबला वादकों को, क्योंकि सुर के साथ ताल का भी बहुत इंपॉर्टेंट महत्व होता है हमारे म्यूज़िक में। तो ये मैसूर में तबले वाले अच्छे तबले वादकों के साथ संगत करना, क्या करना, उनको यहाँ बुला के लाना, वो एक बड़ा चैलेंज रहता था। तो कभी भी म्यूजिशियंस दशहरा के लिए आते थे या गणपति आश्रम में आते थे तो उनसे मेरा संपर्क या कलकत्ता के कलाकारों से, तो
ये दिस कितना डिफिकल्ट होता है किसी दूसरे आर्टिस्ट को दूसरे शहर से कन्विंस करना कि मैसूर आइए आप हमारे साथ यहाँ डिफिकल्ट नहीं, डिफिकल्ट इसलिए चैलेंजिंग होता है या लोग मान जाते हैं? नहीं, चैलेंजिंग लोग मान भी जाते हैं और चैलेंजिंग भी होता है बिकॉज ऑफ द लॉजिस्टिक्स, क्योंकि कुछ अच्छे कमर्शियली कितना वायबल होता है? कमर्शियली ऑल्सो इट्स अ चैलेंज बिकॉज मैसूर में उतना स्पॉन्सरशिप्स वगैरह और कलाकार लोगों को उतना रेम्यूनरेशन नहीं मिलता In था. spite of Mysore being so close to Bangalore. Yes, Bangalore still getting a good artist and paying the remuneration and taking care of them is to be a very big challenge. So this which is I for managed. sponsors, all those sponsors, those who love to sponsor the biggest of glam events. We're talking to an artist who's dedicated his life for more than 36 years, and he still says it's a challenge to get sponsorship for hardcore artists like him, for dedicated artists who want to come here, who want to perform. Yes. They love the audience, they love the people of Mysore, but commercially it's not viable for them because I think cricket or the biggest of sport events or maybe concerts with some highfunda.com artists, those who are only lip syncing. I know it. I've been in media for 21 years and I know a lot of artists. They charge you 10,000, 12,000 per ticket, but when they get on stage, they only lip sync and probably we can sing better than them, their own songs. So coming back to sponsors and commercial viability, बहुत challenging है ये. बहुत चैलेंजिंग है, यस. उसके लिए थोड़ा सा पर्सनल रैपो भी रखना पड़ता है स्पॉन्सरशिप से और बहुत समय देना पड़ता है. 3 महीना 4 महीना आगे से प्रिपरेशन करना पड़ता है. एनीवे, मैसूर दशहरा कॉन्सर्ट तो गवर्नमेंट इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, कर्नाटका गवर्नमेंट बाय स्पॉन्सरिंग एवरीथिंग एंड ऑल दैट. और स्वामी जी ऑल्सो इज ही गोज बियॉन्ड इज he takes a great effort of bringing all the stalwarts and everything. But still there is a big space. मैसूर में स्टिल कॉन्सर्ट के लिए बहुत अच्छे कलाकार लोग आना चाहते हैं. तो धीरे धीरे, लेकिन एक बहुत अच्छा वन वेरी नाइस थिंग इन मैसूर इज वी हैव अ वेरी नाइस योगा कम्युनिटी. सो मैसूर में एक जगह क्या है, एक बात सबसे अच्छा बात क्या है, अगर हम लोग गोकुलम में कॉन्सर्ट करते हैं और वेस्टर्न ऑडियंस, क्योंकि मतलब 4-5 महीना ये लोग योगा सीखने के लिए आते हैं, दे रिस्पॉन्ड इफ यू हैव अ टिकट कॉन्सर्ट एंड एवरीथिंग एंड ऑल दैट, दे आर वेरी हैप्पी टू पे एंड दे कम. दैट्स अ वेरी हेल्थी थिंग एक्चुअली. तो कभी कभी हम लोग वो करते हैं बिकॉज दे वी ऑल पुल इनटू सम. तो कोलैबोरेशंस भी होता होगा? हो रहा है. Yes. योगा के जो भी सेशंस हैं उसके साथ, योगा इवेंट्स के साथ क्लासिकल म्यूजिक को कोलैबोरेट करके. दैट इज व्हाई आई वाज एज अ फ्लूटिस्ट आई वाज एबल टू सस्टेन थैंक्स टू Pattabi Joyce and also Sharat, who really supported me a lot in this journey and all that. That was a very big factor for me in Mysore to do a lot of teaching and do a lot of concerts. In this place, as a musician, for me to grow also, this yoga was a very great factor for me because it's a big capital for people from all over the world come here. तो उनसे interactions होना, concerts बजाना, meditation concerts करना. So that keeps up my music and yeah. So that gives you a window where you can express myself, manage to express yourself, get people together. That's a very advantage. Yeah. And you also get youngsters, a lot of youngsters you're pulling, you impart your knowledge. ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ खुद सीख चुके हैं तो आप अपना नॉलेज. नहीं, मैंने बहुत लोगों को, मैं पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव कम टू मैसूर. और मेरा एक ही इच्छा है कि ये पन्नालाल घोष का हमारा जो ऑथेंटिक म्यूजिक है, परंपरा है, इस म्यूजिक को और मतलब सबके साथ शेयर करें. बहुत से सैक्सोफोन बजाने वाले जो योगा करते हैं, म्यूजिशियंस, क्लैरिनेट प्लेयर्स, सिल्वर फ्लूट प्लेयर्स, दे आर ऑल डूइंग वेरी वेल. ये लोगों को सब मैंने इंस्पायर करके सब आई हैव शेयर्ड माय म्यूजिक विद देम एंड ऑल दैट एंड आई वांट टू डू दिस मोर, ये जहाँ आगे होगा. And also I would like to I have a plan to make a small project where I can go to schools and also all the kids access to, so that flute can be easily accessible to kids, where they can just pick up a flute from somewhere and they can buy a flute from somewhere and start some basic lessons and everything and all that. You're tuned into Phir Le Aaya Dil with me, Vineet, and I am in conversation with one and only Ravi Shankar Mishra. Why? 35 से 40 साल का रिश्ता है इनका बांसुरी के साथ, और ये वैसे भी नहीं है जो खुद को बिल्कुल भी दुनिया से अलग करके या सिर्फ बांसुरी ही बजाया है या सिर्फ संगीत की साधना की है, तपस्या की है. ऐसा नहीं है. He is just like you and me, any other normal guy. He's enjoyed his life, he's still enjoying his life. He loves to fly kites, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. बुलेट चलाना पसंद है, इनके पास एक 25 साल पुरानी बुलेट है. मॉडलिंग कर चुके हैं. कॉलेज में जब हम पढ़ते थे तो फिर किसी ने 2-3 हमारे मित्र लोग थे, फैशन शो कराया उन्होंने, तो उस फैशन शो में भी ज्वाइन और फिर धीरे धीरे
कुछ फैशन शोज वगैरह सब शोज वगैरह होते थे मैसूर में, बेंगलोर में, तो वो करने शुरू करे। और फिर कावा बोल के एक एकेडमी था, तो दे वर सम गुड फोटोग्राफर्स, दे टू कम एंड शूट मी एंड दे गॉट वेरी गुड असाइनमेंट्स बिकॉज ऑफ दैट फोटो शूट एंड एवरीथिंग। तो फिर अपना बहुत शौकीन था मैं, तो फिर 2-3 फोटोग्राफर्स जो थे बोलते थे तू बॉम्बे भाग जा, अच्छा, यू कैन डू वेरी वेल इन फैशन शो एंड एवरीथिंग एंड ऑल दैट। तो वो भी थोड़ा दिन था कि फैशन शो करेंगे, लेकिन बांसुरी ने मुझे इतना आकर्षित कर दिया, और ये इस्कॉन और कृष्ण प्रेम और कृष्णा रामायण भगवत गीता वगैरह सब मुझे पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि बस अब मुझे ज़्यादा यही करना है। कितने साल मॉडलिंग किया आपने? 3-4 साल। तो 3-4 साल में बांसुरी से आपका रिश्ता नहीं, था या छूटा था? नहीं, बांसुरी का रिश्ता एक बार जब मैंने पकड़ लिया, दैट वाज फाइनल। तो डिस्ट्रैक्शन नहीं लगा आपको? ग्लैम, थोड़ा बहुत लाइमलाइट, स्टेज, रैंप, पीपल। उतना बड़ा स्तर में नहीं गया था मैं कि मतलब वो उतना बड़ा मॉडल बन गया। छोटा मोटा असाइनमेंट जो भी करता था उसमें कुछ मतलब 500 रुपए, 1000 रुपए उस समय का बहुत था, 1500 रुपए मिलते थे। तो पहला अपना जो असाइनमेंट से मिला वो मम्मी पापा को दे दिया, बस उधर से शुरू हुआ। उसके बाद अगर आपको और डेवलपमेंट करना था तो फिर मैसूर से बैंगलोर शिफ्ट होना था, या यू हैड टू गो टू बॉम्बे। और धीरे धीरे मेरा लगाव क्लासिकल म्यूजिक की तरफ, राग रागिनी की तरफ, कॉन्सर्ट्स अटेंड करना, उस्तादों के साथ रहना। तो आपके गुरुजी तो मुंबई में ही थे? गुरुजी तो मुंबई में थे, और एक बहुत महान हमारे जो सितार वादक पद्म भूषण उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर साहब, तो उनका हमारा मैसूर में बचपन से आना जाना, जब महाराजा थे मैसूर के, जब से वो मैसूर में उनका आना जाना था, और मैसूर को बहुत पसंद प्यार करते थे मैसूर आके। तो ही टू कम एंड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, ही टू कम एंड स्टे हियर। सो ही रियली इंस्पायर्ड मी सो मच एज टू लव स्पेंडिंग टाइम विथ हिम। और थोड़ा थोड़ा गुरुजी से, अब्दुल हलीम जाफर खान साहब से मैंने सितार भी थोड़ा सीखा, यमन राग वगैरह बजाने के लिए। यस, लेकिन बांसुरी वाज माय मेन थिंग। आप बहुत प्रेम से, बहुत ब्यूटीफुली नेविगेट करते हुए मेरे सवाल को आप मॉडलिंग की दुनिया से, बैंगलोर से निकाल के आप फिर संगीत की तरफ ले आए हैं। लेकिन मैं जानना चाहूंगा, वो जो आपका 3-4 साल था मॉडलिंग की दुनिया में, बहुत लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो आपको? नहीं, पिताजी मुझे कभी भी बोलते थे दिस इज अ वेरी टेम्पररी फेज, और पिताजी बोलते थे सब ग्लैमर का दुनिया, आगे मे बी इट मे नॉट बी वेरी वायबल। तो आप एम्बिशियस नहीं थे कभी? नहीं, आई वाज नेवर एम्बिशियस। यू आर नेवर एम्बिशियस, बट हाउ वाज योर जर्नी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस अबाउट so many people, you meeting so many girls, so many people? It was fun. It was fun. It was fun, और कुछ भी नहीं। But you did not decide that okay. Some girls were like were telling what is this, you're playing flute and ये तबला और बांसुरी वगैरह सब जो है। तो आप प्ले करते थे अपना असाइनमेंट्स में? मैं अपना करता था थोड़ा बहुत। बांसुरी तो कभी भी मैं अपने ब्रेक मिलते ही आप? बांसुरी इज वन थिंग, आई गो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड, मेरा एक बांसुरी मेरे साथ कंधे में कभी भी रहता है। So girls were more impressed with your modeling or with your flute playing? No, modeling. Yes, modeling. They never liked me playing flute. Or they never liked you playing flute? No, they used to say, "Sab छोड़ो, सब this is not fun." Yes. In fact, when I met my Guruji also for the first time, Pandit Nitin Haldipur ji, Guruji बोले आप you can do good modeling, you can go and join like what you say, take some assignments for modeling. मुंबई में? मैं बोला मैं गुरुजी आपसे बांसुरी सीखने आया हूँ, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। And I never tried, and also I was very close to what you say. I was whenever I used to go, I go to Bombay. I'm on the Bandra side, Bandra, Khar वगैरह, जहाँ फिल्म एक्टर्स लोग वगैरह सब रहते हैं। और फिर अब्दुल हलीम जाफर खान साहब के साथ काफ़ी जगह जाता था, where I used to see lot of actors and models and everything. लेकिन ठीक था, बट मेरा इंटरेस्ट इसी में था, बस मुझे यही करना था, बांसुरी बजाना। तो आप इतना जर्नलिज्म करने के बाद, मॉडलिंग करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद भी it was very easy navigating and you could easily come back to your first love. I was very sure, yes. Okay. Yes. When did you fall in love in life after Bansuri? Falling in love with which year was it? Which year was it? I was practicing my flute near my shop. You better give me good numbers because Bobby is going to watch. Bobby is going to watch, and क्या बोलते हैं इसको? I hope you remember the days. Days somewhere in maybe 95, 96. I saw Deepa for the first time. Okay. She had come near my shop, and I was practicing my flute. Then you fell in love one more time. Yes, I fell in love one more time. First love was Bansuri. Second love was. And then Deepa, I gave her some invitation for. In fact, when my Guruji came to how did you meet her? I met her just one common friend is there. Okay. He got me introduced to Deepa. Okay. So that's how I met her, and कहाँ मिले थे?
दुकान के पास। तो दुकान के पास एक कॉमन फ्रेंड को लेके आए थे, उन्होंने आपको इंट्रोड्यूस नहीं, दीपा अपने पिताजी का आंख का सर्जरी के पास इसमें आई थी। ओके, तो वहीं हम लोगों का मुलाकात हुआ। ठीक है। तो क्या बात हुई जब पहली बार मिले आप? बस सम ग्रीटिंग्स, वी एक्सचेंज सम ग्रीटिंग्स, हाय हेलो, हाय हेलो। और उसके बाद 97 में जब मेरे गुरुजी पहली बार आए थे, पंडित नित्यानंद हल्दीपुर जी का मैंने एक प्रोग्राम रखा था। मैंने एक संस्था शुरू किया उसी समय 97 में, राग मिलन। ओके, so that I could bring my Guruji and other stalwarts of Indian classical musicians to Mysore. तो फर्स्ट प्रोग्राम में मैंने दीपा को भी इनविटेशन दिया था। तो वो अपने पिताजी के साथ वो प्रोग्राम में आई थी। तो आप बांसुरी में इतने मग्न रहते थे, आपको लव एट फर्स्ट साइट हुआ था या धीरे धीरे प्यार हुआ? नहीं, यू कैन से इट वाज लव एट फर्स्ट साइट, लेकिन फिर हिम्मत नहीं हुआ कैसा बात करें, क्या करें, क्योंकि हम बांसुरी वादक थे और फिर हम लोगों का जिंदगी कैसा जाएगा, क्या जाएगा, हमको पता नहीं था। आगे की जिंदगी का कुछ भी ठिकाना नहीं है, किधर बजाए, क्या करें। लेकिन लव एट फर्स्ट साइट तो हो गया। उसके बाद धीरे धीरे समवेयर इन 98 हमारा आई प्रपोज्ड हर। ओके, एंड देन वी डिसाइडेड टू गेट मैरिड। एंड 2000 में वी गॉट मैरिड। 2000 you got married. Okay, and then you have two daughters. Two daughters, yes. तो दोनों बेटियां किस पे गई हैं, आप पे ज्यादा है या भाभी पे ज्यादा गई? It's a mixture. Okay. शारदा एंड श्रेया। तो आपकी तरफ कौन ज्यादा है? Both of them मेरे तरफ है, both of them माँ की तरफ। You can't say yes. So they're playing well. Yes. They're playing well with both the parents. जब जिसकी जरूरत जैसे पड़ती है उसकी तरफ हो जाते हैं। Okay, but I'm sure they must be learning. ये जो संगीत का जो पूरा रहस्य है, तपस्या है, सादगी। अभी तक तो बच्चे लोग अपने पढ़ाई वगैरह में सब थे, लेकिन इन्फ्लुएंस तो रहा इन्फ्लुएंस है। वो लोग अपना थोड़ा सा वोकल म्यूजिक भी सीखा है और उम्मीद है कि आगे थोड़ा बहुत अगर बजाएंगे तो ये हमारा संस्कृति और कला दे विल टेक इट फॉरवर्ड। आप कैसे देखते हैं फ्यूचर जनरेशन, आजकल की जो जनरेशन को ये रियलाइज करना चाहिए कि ये हम लोग का बहुत बड़ा ट्रेजर है। जो भी यंगस्टर्स हैं, कोई भी डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, मतलब लेट देम गो टू एनी लेवल, लेकिन ये कला हम लोगों का जो है, हम लोग का संस्कृति, हम लोग का योग, हम लोगों का संगीत, इसके पीछे थोड़ा सा और प्रयास करना चाहिए। डू यू थिंक द ग्लैमर वर्ल्ड इज मच मोर लाउडर देन द इंडियन क्लासिकल musical world? ऐसा कुछ nowadays even music is very glamorous, you know, people are loving it and it's very glamorous. Like yoga has become a very big fashion now. Same thing I'm expecting that even music will become a glamour. Yoga जिस स्तर पर अभी पहुंच गया है, it's global, it is not connected to any India now or anything. It's a world phenomenon now. So same thing will happen to music also. That's what I believe. You know? तो आजकल के बच्चे जो हैं वो उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। ऑप्शंस बहुत सारे हैं और दे आर वेरी टैलेंटेड ऑल्सो, और बच्चे लोग जरूर कर सकते हैं। लेकिन एक बात है, थोड़ा पेरेंट्स की तरफ से भी इंकरेजमेंट रहना चाहिए, थोड़ा तो एफर्ट डालना चाहिए इसके पीछे। क्योंकि अगर आपके पिताजी ने वो संगीत का माहौल, बांसुरी, पन्नालाल घोष जी का घराना अगर वो इंट्रोड्यूस नहीं किया होता बचपन में, तो शायद आपका रिश्ता बांसुरी से ऐसे नहीं जुड़ा होता। शायद वो 10-12 साल बाद आप खुद किसी रेडियो में सुनते, नित्यानंद जी को सुनते या हरिप्रसाद चौरसिया जी को लाइव देखते, तो शायद आप वहां से आपकी जर्नी स्टार्ट हो सकती थी। लेकिन क्योंकि घर में एक माहौल था, ट्रेडिशन था, तो अर्ली स्टार्ट हुआ। अभी सबसे बड़ा समस्या क्या है, लोग एक ऐसा जगह मतलब माहौल करना चाहिए वेयर म्यूजिक कॉन्सर्ट ज़्यादा होना चाहिए, जहाँ लोग आके दे कैन मीट इन वन प्लेस एंड दे कैन लिसन। क्योंकि 2 हफ्ता पहले मैंने एक जगह मेडिटेशन कॉन्सर्ट बजाया जहाँ वेयर दे आर प्रमोटिंग नेचर, encouraging people to plant more trees and take care of the green cover. It was a beautiful initiative where it was my pleasure to go and perform there. सब लोग 40 मिनट ध्यान में बैठे थे। तो ऐसा दोस्त बोल रहे थे कि मतलब आजकल क्लासिकल म्यूजिक कोई सुनने नहीं आता है, बहुत कम, ये सब गलत बात है। इसके लिए समय वी हैव टू डेडिकेट। जैसे हम लोग मोबाइल फ़ोन के लिए समय देते हैं या पढ़ाई के लिए देते हैं, जॉब के लिए देते हैं, बिजनेस के लिए देते हैं, तो ऐसे ही हम लोग संगीत के लिए भी बैठ के ध्यान के रूप से, मेडिटेशन के रूप से, इससे बहुत फायदा भी है। द लॉट ऑफ एडवांटेजेस, यू रियली काम डाउन एंड यू बिकम स्ट्रेस फ्री। और बच्चे लोगों को ये सुनने का एक आदत ज़्यादा करना चाहिए। कोई ऐसा राग है जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे टू कीप योर माइंड काम, या दैट विल हेल्प मेंटली? नहीं, सब राग रागिनी सब सुंदर हैं, लेकिन थोड़ा सा जो राग कनेक्टेड है, जैसे राग भोपाली है और देश है, इसमें वंदे मातरम बेस्ट है, और फिर राग यमन है, ये सब राग सुनने से
calming effect होता कामिंग है। इफेक्ट, सब राग में एक अच्छा अलग अलग सुंदरता है और ब्यूटी है। और इस राग से देयर इमीडिएटली इट कनेक्ट्स टू यू, यू डोंट हैव टू रियली वर्क वेरी हार्ड टू लिसन टू इट, व्हाटएवर इट इज। ओनली थिंग इज यू हैव टू स्टार्ट डेवलपिंग अ ईयर, यू हैव टू सिट एंड लिसन। अटेंशन स्पैन थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए। मेरे ख्याल से जो बच्चे जब छोटे होते हैं तो कुछ फूड हैबिट्स जो होते हैं, किसी को गोभी पसंद नहीं होता, किसी को ब्रोकली पसंद नहीं होती, या किसी को कैप्सिकम पसंद, वो खाने का फूड हैबिट से ज़्यादा क्या है, संगीत जो है सबको पसंद है। मेरे कहने का मतलब ये था कि बच्चों को शुरुआत से या बचपन से ही तो सारे टेस्ट बड्स पसंद नहीं आते। करेला बचपन से ही बच्चे खाना नहीं शुरू करते हैं, करेला का फायदे बहुत सारे, बहुत ज्यादा। तो माँ बाप जबरदस्ती करते हैं कि बेटा ये खाओ, इससे तुम्हारा ब्लड प्योरीफाई होगा, ये अच्छा होगा, वो अच्छा। तो वो फायदे जानते जानते खाते खाते रोते बिलकते परेशानी में दुख में करेला खाना है खा लेते हैं, और फिर धीरे धीरे वो टेस्ट डेवलप हो जाती है, टेस्ट बड्स हमारे डेवलप हो जाते हैं। तो संगीत के साथ भी यही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप, संगीत इतना सुंदर चीज है, करेला जैसा हिसाब में तुलना क्यों करते हो आप? मैं फायदे की बात कर रहा था। फायदा तो इतना सुंदर, इतना मीठा आवाज होता है संगीत का, इतना अच्छा होता है कि उसको तो उसके साथ तो इमीडिएटली सब जुड़। जैसे म्यूजिकल टेस्ट, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत लाउड म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, उनको अगर आप बैठा देते हैं, जो भी म्यूजिक सुनने दीजिए, क्लासिकल म्यूजिक आप सुनो, देखिए यार ये क्या बोल, क्लासिकल म्यूजिक मतलब इट इज अ फाइनेस्ट म्यूजिक। काहे मतलब सुनिए, योगा स्टूडेंट्स लोग मेरे पास जो मतलब मुझे बुलाते हैं प्रोग्राम में मैसूर में, उनको कभी वो दे विल हैव नेवर हर्ड अ फ्लूट रिसाइटल, और दे विल हैव नेवर हर्ड द तबला, दे विल हैव नेवर हर्ड व्हाट्स अ तानपुरा। The moment they come to the concert, they fall in love with it. They don't have to say anything. That is my point. We have to introduce. हो सकता है उसमें भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पहली बार सुन रहे हैं, yes. और पहले दिन से ही मैं तो मेरा अनुभव है, मैं रामकृष्ण आश्रम में जाके बच्चों को बजाता हूँ। मैंने कभी नहीं देखा कि कोई बच्चा बोलते हुए कि आज मुझे बांसुरी नहीं सुनना है, मुझे म्यूजिक ऐसा बजाया है, क्लासिकल म्यूजिक बजाया है। मैं जो भी राग रागिनी बजाता हूँ, मैं तो आई इंसिस्ट ऑन प्लेइंग रागास, नॉट लाइट म्यूजिक और लाइट भजन सा। कभी कभी बोलते हैं आप लोग ऐसा माहौल में आए तो एक राग बजा के पंडित जी जल्दी से भजन शुरू कर दीजिए। अच्छा, मैं पूरा राग रागिनी ही बजाता हूँ एंड दे ऑल लव इट। लोग बोलते हैं कि पता नहीं आपने क्या बजाया, बट हमको बहुत अच्छा लगा। कुछ बजाइए रवि भैया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आई एम श्योर मेनी ऑफ देम वुड बी लिसनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम और वाचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। शायद जिंदगी में पहली बार उनसे रिश्ता जुड़ रहा होगा क्लासिकल म्यूजिक का। ये राग यमन है, बहुत ही सुंदर और एक बड़ा सुशील राग बोल सकते हैं इसको, और जीवन भर इसको बस बजाते रहिए, कितना भी बजाओ उतना ज़्यादा आनंद बढ़ता है। बस राग यमन का यह सुंदरता है। तो अभी जीवन के व्यस्तता में फैमिली भी संभालना है, बच्चे भी हैं, काम भी संभालना है, दोस्तों के साथ भी मिलने जाना है, रिलेशन भी मेंटेन करना है। कितना समय आप निकाल पाते हैं अपने लिए, संगीत के लिए, साधना के लिए? समय तो बहुत नहीं, समय तो है। अभी तो मुझे लगता है कि इतना साल प्रैक्टिस करने के बाद जो संगीत का गहराई है
अब समझ में आ रहा है। तो अभी लगता है फिर वापस गुरुजी के पास जाएं। अभी तो इच्छा है कि जाके गुरुजी के पास फिर जाके बैठ के गुरुजी के साथ फिर शुरू से सीखें। ये अब नया जर्नी बनने वाला है मेरा। यस। तो ये आपको अंदर से अब इच्छा हो रही है? इच्छा हो रही है फिर से। यस, मेरा एक इच्छा है कि अभी फिर बॉम्बे जाएं, जाके गुरुजी के साथ बैठ के फिर राग रागिनियों का फिर अध्ययन करें। तो यंगस्टर्स जो हैं जिनको अभी तक ज्ञान नहीं है क्लासिकल म्यूजिक का, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का, फ्लूट के कमाल का, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? यंगस्टर्स को यही कहना चाहूँगा, जो भी मतलब संगीत को फिर अच्छा से सुनो, और अगर किसी को सीखने का इच्छा है, बांसुरी हो, सितार हो, तबला हो, तो एक अच्छा गुरु के पास जाएं और जाके अपना बस भले आधा घंटा बजाओ, आधा घंटा गुरुजी के अच्छे एक क्वालिफाइड गुरुजी जो अच्छे शिक्षक हैं उनके पास बैठ के इस आर्ट को सीखें। सबसे अच्छा काम दुनिया में यही होता है। एक ध्यान के लिए भी अच्छा है, एक ये योग भी है, और ये अपने मानसिक स्थिति के लिए और ये तनावपूर्ण जीवन के लिए सबसे अच्छा इसकी अपील है। दिस इज द बेस्ट थिंग। आजकल लोगों को बहुत परेशानी है कि परेशानी अपने खुद वक्त नहीं मिलता। ये बहुत गलत बात है। जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को योगा करने के लिए वक्त मिलता है, अच्छे अच्छे बातें करने के लिए योगा मिलता है, और हमारे क्या बोलते हैं, सबको बोलते हैं कि आप और ज़्यादा पेड़ पौधे को मतलब करिए, और ज़्यादा मतलब प्लांटेशन करिए वगैरह, सब जो हो रहा है, तो वक्त तो निकालना पड़ेगा। जब हम मोबाइल में इतना समय दे सकते हैं तो जरूर आवश्यक। ये मतलब एक बहाना है, बस ये बहाना है कि हमारे पास वक्त नहीं है या समय नहीं निकल वक्त बाद में वक्त अगर आप अभी आप अच्छे चीज़ों के लिए वक्त नहीं दोगे, एक समय आएगा कि वी विल रिग्रेट इट। ये बात है। तो आगे के पीढ़ी के लिए अगर ये सब मतलब हमारे संस्कृति को हमारे अपने के लिए, ये नहीं कि हम खाली संस्कृति के बारे में बात करेंगे, अपना भी बहुत फायदा है। खुद के लिए सोचना है, संस्कृति के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए बाद में अपने लिए एक अपना पहले आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, क्या इफेक्ट होता है, एक बार कोशिश करके देखिए, ट्राई करके देखिए। बस कुछ इसके बारे में बस 20 मिनट भी अगर 30 मिनट भी रोज अगर बजा सकते हैं इसको बैठ के नियम से, इसको अलंकार को रियाज करें थोड़ा बहुत, तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। मेरे ख्याल से आप मुझे बताइए ये सही तरीका होगा या नहीं, बजाने के स्टेज तक पहुंचने से पहले क्या सुनना जरूरी है? दोनों करना चाहिए साइमल्टेनियसली। बड़े आर्टिस्ट हैं, आप उनको सुनिए, आप अच्छा समझिए। जितना बजाओगे, आप जितना सुनते रहोगे, उतना ज्यादा आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, उतना ज्यादा फिर अंदर से मन होगा कि क्यों ना हम भी बजाने की कोशिश करें। ये बात है, जुड़े हैं इससे, ये एक अच्छा माहौल बनता है। इंस्ट्रूमेंट चाहे कुछ भी हो, ये अच्छा माहौल बनता है। जो भी इंस्ट्रूमेंट आपको पसंद आता है आप वो उसको ले सकते हैं, लेकिन पहले उस तरफ रुझान होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए आपका। नहीं, बच्चे लोग दे आर वेरी रिसेप्टिव अबाउट दिस। माँ बाप लोग अगर किसी को बच्चे को भी लाते हैं, और बच्चे लोग दे आर वेरी टैलेंटेड एंड दे आर एबल टू मैनेज मल्टीपल थिंग्स दिस डेज। हाउ अबाउट स्कूल किड्स, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, क्या उनका रुझान है? क्या स्कूल्स के तरफ से इनिशिएटिव्स हैं? करना चाहिए, स्कूल से तरफ से इनिशिएटिव लेना चाहिए। मैं नहीं बोलता कि क्या बोलते हैं इसको, दे शुड इंट्रोड्यूस द किड्स एटलीस्ट, दीज आर द फैसिलिटीज एंड दीज आर द थिंग्स। मेरा बहुत इच्छा है मैं कि सब स्कूलों में जाके एक डेमोन्स्ट्रेशन दूं, और थोड़ा बहुत 20-25 मिनट का प्रोग्राम सब स्कूलों में जाके पूरे मैसूर डिस्ट्रिक्ट में I would like to travel all length and breadth of India। आपने प्रपोज किया है किसी स्कूल्स को? किसी धीरे धीरे मैंने शुरू किया है, जैसे रामकृष्ण आश्रम में जाता हूँ, और जहाँ जहाँ मुझे 2-3 स्कूल्स वगैरह हैं जहाँ बुलाते हैं, कैसा रिस्पॉन्स है इनका? रिस्पॉन्स इज वेरी ब्यूटीफुल, किड्स आर वेरी हैप्पी, they are overwhelming response मैं देखता हूँ। So why don't you think that this can be done in every school? They should do it। सब लोग मिलके इसका एक प्लान करके, और बच्चों को क्या होता है, they have lot of time during summer holidays, they have time during winter holidays। इस समय में they can spend a lot of time doing music and everything। ये सब कर सकते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर। स्पोर्ट्स के लिए आजकल हम लोग दे रहे हैं, करते हैं, बिल्कुल स्पोर्ट्स के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड टाइम हो रहा है। ऐसे ही ट्रेनिंग होती है संगीत के लिए भी, और संगीत को we should make this as a priority। ये वेस्टर्न कंट्रीज में है। मैं अपनी बात करता हूँ, आज से समझ लीजिए 25-30 साल पहले जब हम स्कूल में थे, तो म्यूजिक क्लास हुआ करता था एवरी वेडनेसडे स्कूल के बाद 1 घंटा। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो स्कूल के बाद 1 घंटा रह के म्यूजिक क्लास करेगा, गाने सीखेगा, बजाना सीखेगा, फिर वो जाके इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में हम परफॉर्म करते थे, जीत कर आते थे। तो आपको लगता है कि एक डेडिकेटेड टाइम हफ्ते में 1 दिन बच्चों को वॉलंटरीली स्टार्टिंग किया जाए, जो बच्चे साइन अप करना चाहते हैं वो आए कि हाँ ठीक है, क्लासिकल म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से आपको जरा हम रूबरू करवाएंगे, परिचय करवाएंगे, और उसके बाद वहां से जितने बच्चे जो है, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ होगा,
आज 2 बच्चे सीखेंगे, समझेंगे, तो वो जाके अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे क्लास में Yes. बाकी बच्चों के साथ कि हाँ, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक वाज वेरी इंटरेस्टिंग, और शायद उसमें आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाएगी कि इनको कैसे इंटरेस्टेड बनाया जाए। एक सबसे अच्छा है हमारे कर्नाटक के गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में ज़्यादा फैसिलिटी है। दे आर वेरी गुड वोकल टीचर्स देयर, ओके, देयर आल्सो तबला टीचर्स, दे आर इम्पार्टिंग दिस ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में वगैरह, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में दे आर वोकलिस्ट। तो ऐसी टीचर्स लोग सब स्कूल में रहना चाहिए। प्राइवेट स्कूल्स में फ्लूट का तो फिजिकल बेनिफिट भी बहुत सारा है, बहुत बड़ा। यस, आपको ये नेचुरल प्राणायाम होता है, आपको थोड़ा बहुत आस्थमा वगैरह जो भी है वो उससे तो आप दूर हो जाएंगे, और मेंटल लंग्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, लंग्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। और जो आजकल स्पेशली आफ्टर कोविड एंड एवरीथिंग, द बेस्ट थिंग इज इफ यू वांट टू, इट्स लाइक ए कवच जैसा है, इट्स अ वेरी प्रोटेक्टिव शील्ड टू हैव अ जस्ट इंस्ट्रूमेंट। द बेस्ट थिंग इज बांसुरी तो एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है विच कैन बी केप्ट इन योर बैग एंड कैरीड एवरीवेयर। इट्स अ लाइट वेट थिंग, यू कैन जस्ट लेक इट, बस थोड़ा सा मन बनाना चाहिए और फिर रास्ता मिल जाता है। आप बांसुरी बनाते भी हैं, थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था कि आसाम से आता है बांसुरी का ये बांस है, तो रॉ बांस आपके पास आता है, फिर ये सीखना, साधना करना, तपस्या करना और आगे बढ़ना बांसुरी के साथ, यहाँ तक तो ठीक था, फिर आप बनाना है बांसुरी, ये आपके अंदर कैसे आया, कब आया? देखो, जब मैं बांसुरी पिताजी से सीखने शुरू किया तो साउथ इंडिया में हम लोग थे, और दिस इज अ नॉर्थ इंडियन बैम्बू इंस्ट्रूमेंट। साउथ इंडिया ये मेरा जो है इट्स अ 6 होल, 6 होल और एक साइड में हम लोग यूज करते हैं जी, 6 होल बैम्बू है, और साउथ इंडिया में इट्स अ 8 होल फ्लूट एंड एवरीथिंग एंड ऑल दैट। तो एक बार क्या हुआ, जब बांसुरी मैंने पिताजी के पास मैं देखता था तो बांसुरी का बहुत शॉर्टेज होता था। कभी भी देखता था कि एक सुर का बांसुरी मिलाना, या 3-4 लोग अगर बजाते हैं तो एक सुर का बांसुरी मिलना, मैसूर जैसे जगह में और साउथ इंडिया में दिस टू बी अ लॉट ऑफ शॉर्टेज एंड एवरीथिंग एंड ऑल दैट। ओके, और पिताजी से कभी भी मैं उनको परेशान करता था कि पिताजी भी परेशान रहते थे, मैं भी परेशान करता था कि एक सुर का बांसुरी चाहिए, एक सुर का बांसुरी चाहिए, जो मिलता नहीं है इधर। तो धीरे धीरे ऐसे ही मैं अपना ढूंढते रहा, सब जगह ढूंढता रहा। फिर कोई बोलता था कलकत्ता में मिलेगा, कोई बोलता था दिल्ली में मिलेगा, कोई बोलता था मुंबई में मिलेगा। फिर मैंने जब मैं बांसुरी शुरू किया समवेयर इन 91, एक बहुत अच्छे बांसुरी, एक मैंने आर्टिकल देखा था डेक्कन हेराल्ड न्यूज़पेपर में, एक MV हेगड़े बोल के बांसुरी बनाते थे नॉर्थ कर्नाटका में, धारवाड़ से आगे एक जगह है सिरसी बोल के जगह है, वहाँ बांस भी मिलता है थोड़ा बहुत, बांस भी उगता है। और उस जगह से मैंने आर्टिकल पढ़ा कि ऐसा एक देयर इज अ फ्लूट मेकर देयर बाय नेम MV हेगड़े हु मेक्स वेरी ब्यूटीफुल हिंदुस्तानी बांसुरीज। तो मैंने एक दिन सीधा बस लेके सिरसी पहुंच गया। अच्छा। और वो एक छोटे से गांव में रहते हैं, उनको ढूंढते ढूंढते उनके पास में जाके उनसे थोड़ा बांसुरी खरीद के आया, और फिर खरीदने के बाद बांसुरी लेके आया। फिर लाने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे मुझे और थोड़ा ज़्यादा मतलब डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट साइजेस बांसुरी वगैरह सब का ज़रूरत था। तो फिर जब मैं गुरुजी से, पता नहीं एक बार गुरुजी ऑल इंडिया रेडियो में बैठे थे, दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट। और ही लुक्ड एट मी लाइक दिस, ही वाज डूइंग सम फाइल वर्क, पेपर वर्क इन ऑल इंडिया रेडियो, एंड गुरुजी पता नहीं उन्होंने बोला कि ही प्रॉमिस्ड मी दैट ही विल मेक सम फ्लूट्स फ्रॉम मी, कुछ बांस वगैरह सब रखे थे। तो गुरुजी ऐसा मुझे देख के बोले, व्हाई डोंट यू स्टार्ट मेकिंग योर ओन फ्लूट्स। अच्छा। तो मुझे पता नहीं, इट वाज सडनली रात पूरा मैं इसके बारे में सोचने लगा वगैरह। एंड आफ्टर कमिंग बैक टू मैसूर आई स्टार्टेड डूइंग सम रिसर्च विद द बैम्बूज एंड एवरीथिंग एंड ऑल दैट, एंड मी एंड माई फादर गॉट टुगेदर एंड 2-3 बांसुरी हमने बनाया, और उसमें एक बांसुरी बहुत अच्छा निकल गया और बहुत सुरीला बज रहा था। तो उस बांसुरी को गुरुजी ने देखा, बोला ये सबसे अच्छा बांसुरी तुम्हारे पास यही है, तो इसको तुम बनाने शुरू करो वगैरह सब। तो फिर धीरे धीरे मैं अपना, बिकॉज कलकत्ता से मेरा नाता था, कलकत्ता जाना आना तो था, तो कलकत्ता जाने के समय थोड़ा सा बांस का वगैरह सब कलेक्ट करके आसाम से वगैरह जहाँ से भी मुझे मिलता था, तो फिर धीरे धीरे मैसूर लेके आता था कलकत्ता से बांस लाके, फिर अपना आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। एंड नाउ आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे गुरुजी बहुत सालों से मेरा हाथ का बनाया हुआ बांसुरी बजाते हैं। और एक और मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे दादा गुरुजी जो हैं, माय गुरुजी वाज वेरी काइंड इनफ टू टेल मी टू गो एंड सी हिम समवेयर इन 97-98। ही पास्ड अवे इन 2000। ही वाज द फाइनेस्ट फ्लूट मेकर। ओके। या मेरे दादा गुरु जो है देवेंद्र मुडेश्वर, तो उनके पास मैंने, आई रियली वन पर्सन हु रियली इंस्पायर्ड मी टू come to this level,
ही इज़ वन ऑफ द पर्सन्स। उन्होंने अपना बांसुरी का जो नॉलेज था थोड़ा मुझे दिखाया, और ही शेयर्ड मेनी थिंग्स विथ मी, एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट दैट ही प्रेजेंटेड मी अ ई बेस फ्लूट उस समय, जस्ट इन 1999 या उस इस ई बेस फ्लूट को मैं लेके आया, पिताजी को भी दिखाया, आज भी मेरे पास है। वहाँ से मेरा बांसुरी बनाने का इट वाज अ वेरी ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन फॉर मी। एक बार फिर से नित्यानंद जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। गुरु जी का योगदान सब में, मेकर बनाने में भी, मेकर में भी है, प्लेयर में भी है, और आगे का भी जर्नी में भी गुरु जी का योगदान है। तो ये आपके हाथ के बनाए हुए जो फ्लूट्स हैं वो ऑलरेडी पूरी दुनिया भर में जा चुके हैं। जी जी। टू नेम अ फ्यू कंट्रीज जो आप बता पाएंगे? अभी हमारे गुरु जी मेरा बांसुरी बजाते हैं, और एक हमारे गुरु जी के गुरु भाई हैं लाइन लाइफर, वो भी देवेंद्र मुंडेश्वर के शिष्य हैं, वो मेरा बांसुरी बजाते हैं, और काफ़ी वेस्टर्न म्यूजिशियंस वगैरह सब के, और मेरे शागिर्द लोगों के लिए सब। कौन कौन से कंट्रीज में आपके फ्लूट जा चुके हैं अभी तक? पूरा दुनिया में जाता है फ्लूट। आई कैन से इट हैज़ गॉन टू ऑल ओवर यूरोप, आई कीप सेंडिंग इट, शिपिंग इट ऑल ओवर यूरोप, अमेरिका, साउथ अमेरिका, सब जगह जाता है। यस। तो वहाँ के लोग इतने रिसेप्टिव हैं। यस। बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं वो लोग इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से। यस। जो फॉरेनर्स हैं। बांसुरी एक ऐसा चीज़ है जो सब जगह बजता है, किसी ना किसी रूप में। बांसुरी पूरे दुनिया में, यू हैव फ्लूट इन साउथ अमेरिका, यू हैव फ्लूट इन जापान, यू हैव फ्लूट इन नॉर्थ अमेरिका। बांसुरी एक ऐसा फ्लूट, ऐसा चीज़ है, इन सम डिफरेंट फॉर्म और अदर, डेफिनेटली इट्स बीन प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो द मोमेंट एनीबडी लिसन्स टू योर बांसुरी, इंडियन बैम्बू फ्लूट, दे इमीडिएटली फॉल इन लव। तो आपने मॉडलिंग किया, जर्नलिज्म किया, बाहर भी गए, वर्ल्ड ओवर ट्रैवल भी किया है, कॉन्सर्ट भी किया है, कभी आपको ऐसा नहीं लगा, या आज तक कभी आपको ऐसा लगा कि कुछ और करना चाहिए था जिंदगी में, या कुछ और कर सकते तो शायद कहीं और होते? नहीं, कहीं का और होता है। आज तो मैं मेरी लाइक जिस मुकाम में हमको पहुंचना था, तो उस मुकाम में हम चल रहे हैं, हम जा रहे हैं। तो आपको आज तक ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ और करता? नहीं, मुझे यही करना था। नहीं, आई हैड डिसाइडेड ऑलरेडी। पिताजी कभी कभी बीच में, मैं भी 10-15 साल पहले झगड़ा करते थे, मुझे एडवाइस करते थे कि मैंने तुमको बोला ये प्रोफेशन मत लो, इट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क एंड एवरीथिंग, बट बाय कृष्णास मर्सी एंड माय गुरुजी's मर्सी एंड माय फादर्स मर्सी, ये पैशन पहले बन गया, उसके बाद फिर प्रोफेशन ऑटोमेटिकली हो गया। Yes. I don't think it was your plan to pick it as a profession or take it up as a full-time profession. No, इसमें समय इतना लग गया मेरा, आप बस सीख रहे थे। Yes. उसकी साधना में आप डूबे हुए थे। और रास्ता अपने आप निकलते हैं। अभी भी डूबे हुए हैं। अब तो फिर अभी शुरुआत, एक नया शुरुआत है। ये बात है। आगे क्या सोचे हैं? मुरली शाला आपका एक प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मुरली शाला एक ऐसा प्रोजेक्ट है, क्योंकि देखो मैसूर एक इतना सुंदर जगह है, जैसे लोग कितना आराम से मैसूर में आके they find it very convenient finding a place to stay, and घूमना फिरना भी is very easy, and you don't have to, like, you know, the atmosphere is so nice, the weather condition is very good. तो क्या होता है, any musician whom I invite them to Mysore for a concert, they all fall in love with Mysore. और इधर सीखने का the atmosphere is very conducive, बहुत अच्छा माहौल है इधर। तो मेरा इच्छा क्या है, मतलब इधर people can spend more time, dedicate more time, and study music and share. I would like to share this. So you would like other people, other artists, yes, to come together on this one platform. I have been working a lot individually. So I have been teaching flute, and people from all over the world, and everybody is coming to visit me and buy my flutes and study flute with me in Mysore and everything. I would like to add more artists, like many tabla players are coming here from all over India. Would you like to lead a concert if artists from all over the world they're coming, they want to come to Mysore? Yes, I want to have a place. मुरली शाला का क्या कॉन्सेप्ट है, सितार सिखाने का फैसिलिटी हो, हारमोनियम सिखाने का फैसिलिटी हो, गाना वोकल म्यूजिक का फैसिलिटी हो, सरोज लोग आके सीखे यहाँ, संतूर आके लोग सीखे इधर, और तबला तो इतना ब्यूटीफुल थिंग है कि आई वांट people to come and study this rhythm knowledge and everything. So this is the concept of my Murli thing, you know. So where I can combine many artists and everybody. It should be a platform, or also many artists want to come and perform. We should, what you say, very beautiful artists are there who would want to come and spend time and perform here. And maybe so they're not really a platform. They're not familiar with Mysore as a place. Yes. So they can collaborate with you. Yes. And you can lead them to a wonderful concert in terms of getting the right kind of audience. I want them to come and perform here, and also conduct workshops and stay here and feel this beautiful place, and then share this music knowledge. So whether it's an artist or it's someone who wants to
start their journey with Indian classical music, flute or any kind of instrument, or the audience, the right kind of audience for the right kind of music, how can they get in touch with you? They can, email me. Okay, and what's your email? Email is mishraflute@gmail.com. MISHRA flute@gmail.com. That is there. Or they can Google my number. It's there on my website, is there. So they can take my number and they can get in touch with me. This is the way. Or they can come find me on Instagram and Facebook. Right. So for all those who are thinking where to get in touch with Ravi Shankar Mishra, you can catch him on Instagram, Facebook, or you can simply Google. Probably that's the easiest way to get in touch with anyone. Just Google Ravi Shankar Mishra. You will get his address, you will get his number, and you will immediately be able to connect with him. That's how easy he is, and that's how simple a man he is to get in touch and start your musical journey. I would want to know from you a message for your family members, for your friends, to your loved ones. I'm sure एक इंसान जब जिंदगी में कुछ करता है, तपस्या करता है, या अचीवमेंट होती है, या कुछ जीतता है या हारता है, हर जगह, हर मोड़ पे, हर पड़ाव पे परिवार वालों का साथ होता है, सबसे पहले दोस्तों का साथ होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे साथ ताज़िंदगी जुड़े होते हैं। हमारे जन्म होने से लेकर जब तक हम इस धरती पे रहेंगे तब तक वो लोग जुड़े रहते हैं। बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। तो इस पूरे सफ़र में, अभी तक के आपके पूरे सफ़र में, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, लव्ड वंस के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? Is there something that you would like to tell them? No, I'm very grateful to my family. Deepa is there always behind me. She could, accept everything. Accept me and accept my students and accept my musical journey and supported me. And my kids are growing up now. Yes. And my friends supported me so much. My gurus, they are very kind to me. So it's a beautiful journey. Or I would like to continue this. Yeah. What else to say? जाने से पहले आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और उन सवालों के जवाब आप बिना सोचे देंगे। जो भी आपके जहन में, whatever comes to your mind, immediately you will answer that. Okay. Kind of a rapid fire. Food that you like the most? Dal roti. Dal and roti. Do you cook? Yes. Can you cook dal and roti both? Yes. No, dal I can cook. You've not tried your hands on roti, or have you tried and made India ka map? Yeah, India ka map. I need to put some more effort on that. But apart from the shape, is it edible? Edible, yes. खा सकते हैं? खा सकते हैं। रोटी गोल भी नहीं भी हुई तो चलेगा, लेकिन जली हुई रोटी तो नहीं होती है कम से कम। आटा मारना आता है। I really discovered myself as a cook during the COVID time. Yeah, I really. आटा गूंदना आपने कब सीखा? गूंदना तो बहुत दिन पहले सीखा। बचपन में सीख लिया था? बचपन में सीख लिया था। अच्छा, फिर बेलना अभी शुरू किया। कोविड के टाइम पे सीखा। अब जब बेला होगा तभी सेका होगा। तभी सेका होगा। तो घर वाले क्या कहते हैं कि हाँ ये रोटी चलेगा या नहीं चलेगा? काम तो चलेगा। काम तो चलेगा। दाल रोटी के अलावा और क्या बना लेते हैं आप? दाल रोटी के अलावा क्या बोलते हैं, बिरयानी बना लेते हैं। अच्छा, वेजिटेबल बिरयानी। वेज बिरयानी बना लेते हैं। वेज बिरयानी बना लेते हैं। कितना टाइम लगता है आपको वेज बिरयानी, मतलब प्रोक्योरमेंट से लेके, शॉपिंग से लेके, हांडी से लेके प्लेट में सर्व करने तक? सोचो 2-2.5 घंटा। आपकी वीडियो ने शायद 3 घंटे दिखाया वहां से। 3 घंटे लग जाते हैं। तो 3 घंटे में बिरयानी बन के तैयार हो जाती है, और खाने में शायद उसे 10 मिनट 15 मिनट में काम तमाम हो जाता होगा। कुकिंग के अलावा आपके और क्या शौक है? बांसुरी के अलावा और क्या पैशन? बांसुरी के अलावा पतंग तो हमें पता चल गई, आपको हफ्ते में कम से कम 2 घंटे 2 दिन मिलना चाहिए। स्विमिंग करने का बहुत शौक है। स्विमिंग करने का भी बहुत शौक है। मौका मिलता है अब? अभी मिलता है, अभी शुरू करना है। फिर आई वांट टू गेट बैक टू द बहुत सारी चीजें हैं जो आप फिर से शुरू करना चाहता हूँ। और आई लव वाचिंग फुटबॉल। साल में 2 साल में एक बार जब वर्ल्ड कप आता है, आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ फुटबॉल। और फिर वर्ल्ड कप और यूरोपियन कप, ये मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ इसको। लेट नाइट्स बचपन से मेरा शौक है। यस, तो फुटबॉल एक काम है which I would love. What upsets you the most? क्या है वो ऐसी बात है, ऐसी चीज जो आपको सबसे ज्यादा अपसेट कर देती है? ट्रैफिक एंड हॉकिंग। गाड़ी चलाते हैं आप, हॉर्न नहीं करते, हॉर्न नहीं बजाते आप? आपके पीछे कोई हॉर्न बजाता है तो क्या करेंगे? वही जगह, मतलब आई डोंट लाइक इट। What do you do? How do you manage? We have to manage it, नहीं तो फिर झगड़ा होता है। What will do?
आपको देख के लगता तो नहीं है कि आप झगड़ा कर सकते हैं, लेकिन जब करेंगे तो अच्छे से तबीयत से करेंगे। तो झगड़ा करना पड़ता है। जब करेंगे तो तबीयत से करेंगे, लेकिन जनरली नहीं करते। You say mindless honking, you know. That's the worst thing I hate. Yeah. Okay. And something that you really want to achieve in life, आपकी साधना, तपस्या, बांसुरी, इसके अलावा कुछ ऐसा है जो आप अचीव करना चाहते हैं? अगर मैं ये पालूं तो शायद मेरी जिंदगी का पूरा फलसफा जो है, वो सफर जो है, वो कंप्लीट मानूंगा मैं। ये पालूं कि सबसे बड़ा तो गुरु जी के चरणों में रहना है। वो तो आपके पास है, लेकिन अभी आप तो ऑलरेडी उनके शिष्य हैं। वो है। कुछ ऐसा जो आपने शायद अभी तक नहीं सोचा हो, या हो सकता है मुझसे बात करते करते आप सोचो कि क्या ऐसा कुछ और बाकी है जिंदगी में, वो पाने के बाद अचीव दैट। मेरा तो सब संगीत का ही दुनिया है। तो अभी जो भी मुरली का शाला है, इफ आई मेक दिस प्रॉपर एंड इफ आई गिव अ प्रॉपर शेप टू दैट, वेयर एवरीबॉडी स्टार्ट्स कमिंग प्लेइंग, स्वरों के दुनिया में रहना है। Probably one concert where under the banner of Murli Shala you will see artists and audience coming from all over the world. Yes. And you will see that happening in front of you, and then probably you will feel that. Yes. A dream come true. Yes. So this is a dream project. Dream come true, and then one जुगलबंदी with my Guruji. One जुगलबंदी with your Guruji you want. आज तक आपको मौका नहीं मिला उनके साथ? नहीं, गुरुजी के साथ बजाया हूँ। गुरुजी के साथ बजाया हूँ, लेकिन मैसूर में एक प्रोग्राम बजाना चाहता हूँ। मैसूर में नित्यानंद जी के साथ एक जुगलबंदी होनी चाहिए। राग यमन है ना, राग यमन बजाना है, और तब शायद आप कहेंगे कि हाँ, जिंदगी सफल हो गई। Wonderful. It was wonderful talking to you. Thank you so much, Ravi Bhaiya, once again. The journey is very extensive. एक और है। जी बिल्कुल। Once गुरुजी के साथ जुगलबंदी और एक कॉन्सर्ट जाकिर हुसैन के साथ। देखिए, बहुत सारी ऐसी बातें दबी होती हैं दिल में जो हम शायद कॉन्शियसली नहीं सोच पाते, समझ पाते, लेकिन जब बात करना शुरू करते हैं तो याद आता है कि ये भी तो था, वो भी तो था। He is one inspirational character, one of the greatest musicians. I would love to play. अगर कॉन्सर्ट भी नहीं बजे, जाकिर जी के साथ बैठ के 1 घंटा अगर मैं बांसुरी बजा लूं तो जिंदगी सफल हो गया। क्या बात है। Thank you so much, Ravi Bhaiya, and I am sure you would want to know more about him, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि इतनी बड़ी जिंदगी, इतना बड़ा सफर, इतनी तपस्या, इतनी साधना के बाद एक 30-40 मिनट के कॉन्वर्सेशन में आप किसी आर्टिस्ट को या किसी इंसान को समझ पाएंगे। तो मेरी छोटी सी कोशिश यही है कि मैं रूबरू करवाऊं, आपसे परिचित कराऊं ऐसे लोगों से जिन्होंने जिंदगी में रियलिस्टिकली किया है। बहुत सारे लोग होते हैं जो सिल्वर स्पून, गोल्डन स्पून के साथ जन्म लेते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट देम, इट इज देयर लक, इट इज देयर किस्मत। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मेहनत से, लगन से, बहुत सारे दुविधाओं को, असुविधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं और लगे रहते हैं। मतलब शायद कमर्शियली वायबल ना भी हो, शायद उनको वो नाम, फेम, लाइमलाइट ना भी मिला हो, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट होते हैं। संतुष्ट होना कितना इंपॉर्टेंट है और कितना जरूरी है, ये साक्षात रविशंकर मिश्रा खुद ये दर्शाते हैं कि आप अगर संतुष्ट हैं जीवन में तो शायद आपने जिंदगी को अच्छे से जी लिया। So for the time being, this is Vineet signing off. Thank you so much for tuning in to फिर ले आया दिल with me Vineet. I'll be back with someone. I don't know who the next personality would be, लेकिन हम उनको फिर से एक बार वापस जरूर लेकर जाएंगे, शुरुआत से शुरू करेंगे। Thank you so much. Goodbye and take care.